नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर लेके आए ये शो जिसे हम कहते हैं संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के शो का सवाल है, क्या मणिपुर में लगी आग को मोदी सरकार बुझा पाएगी? बिना कोई भी वक्त ज़ाया किए प्रवीण शुरुआत करते हैं शो की। सबसे पहले मेरा सवाल आएगा, अगर दर्शकों को आप समझा पाएं कि ये आग आखिर लगी क्यों है, वहाँ चल क्या रहा है? मणिपुर में मोटा मोटा समझा जा सकता है कि दो बड़े कम्युनिटी हैं। एक हाथ पे जो मणिपुर की वादी में रहते हैं वो मेते कम्युनिटी कहलाती है। वो हिंदू हैं, धर्म से हिंदू हैं। और फिर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ कई सारे आदिवासी ट्राइब्स अलग अलग हैं। नागा हैं, कुकी हैं, पाइते हैं, जोमी हैं, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। अब इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में ऐतिहासिक तौर पे कुछ कुछ फ्रिक्शंस रहे हैं आदिवासी कम्युनिटियों के बीच में, पहाड़ी समुदायों के और वादी के समुदायों के बीच में। और लेटेस्ट जो फ्लैश पॉइंट बना इन दो समुदाय के पहले कुछ कई सालों से मेते ये मांग रहे थे कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए, जो सिर्फ पहाड़ी आदिवासी समुदायों को अब तक मिला है जी। मणिपुर के हाई कोर्ट ने इस पे एक जजमेंट दिया कि रिकमेंडेशन दिया कि ये दिया जाना चाहिए। उस पे अपूर्वा, आप लीगल एक्सपर्ट हैं तो शायद हमारे दर्शकों को ज़्यादा समझा पाएंगे कि कोर्ट की क्या रीजनिंग थी। लेकिन उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी नाराज़गी जाहिर की, डिवीज़न बेंच में वो बात चली गई। तो एक ये फ्रिक्शन की बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात थी कि स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी वक्त से कह रही थी कि यहाँ बहुत सारे कुकी ट्राइब्स जो म्यांमार में, बर्मा में भी रहते हैं कि वो कुकी ट्राइब्स वहाँ से घुसपैठ बन के यहाँ आए हैं और ओपियम का बिजनेस कर रहे हैं। और तीसरी बात थी कि ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ ज़मीन का सफाया कर रही थी जहाँ वो कह रही थी एनक्रोचर आए हैं, जबकि कुकियों का ये कहना था कि उनकी ये पुरानी ज़मीनें हैं। और ये आरोप भी लगाया गया कि चर्च गिराए गए हैं। तो बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँची कि दोनों समुदाय के लोग पहले दंगे पे उतरे और फिर उन समुदाय में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, आर्म ग्रुप्स थे, वो एक दूसरे पे गोली चलाने लगे। बहुत बड़े पैमाने पे एथनिक क्लेंजिंग हुई। और जैसे आप जानते हैं, गृहमंत्री 28 से 1 तारीख तक वहाँ थे जी। और माहौल को ठंडे करने की कोशिश की है। लेकिन ये सांप्रदायिक आग जब एक बार जल जाती है तो उसको बुझाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, और वही फिलहाल मणिपुर में हो रहा है जी। इसी से जुड़ा जो अगला नेचुरली सवाल आएगा वो हमारे एक दर्शक ने भी हमें भेजा है। इनका नाम है अर्जुन। पूछ रहे हैं कि मेते कम्युनिटी की मांगे क्यों नहीं स्वीकार की जा रही हैं? अर्जुन, अब इसका जवाब देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दोनों समुदायों से जो जवाब आपको सुनने में आएगा वो अलग अलग है जी। मेते कहते हैं कि आखिर उनमें भी बैकवर्डनेस की प्रॉब्लम है। उनके अधिकार छीने गए हैं और उनके कम्युनिटी पे जो 1950 उसके पहले से भी जो अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि NSCN IM और अलग अलग कुकी ग्रुप्स, उन्होंने जो हमला किया है उसके लिए इनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई है ठीक तरह। आदिवासी ग्रुप्स वहाँ के जो हैं वो कहेंगे कि उनकी जो डिमांड है ऑटोनॉमी के लिए, उनके जो ट्राइबल राइट्स हैं वो छीने गए हैं। हमें ये भी याद करना चाहिए कि यहाँ मतलब जो कभी कभी हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि ये कोई बैकवर्ड एरिया है या यहाँ मतलब ये प्रिमिटिव आदिवासी एक दूसरे को मार रहे हैं, ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है। मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशन था और डेमोक्रेटिक वोट था 1948 में। बाकी मुल्क के में ये इलेक्शन होने के पहले जी। और याद रखना चाहिए कि आज़ाद भारत का झंडा सबसे पहले मणिपुर, इम्फाल के पास ही लहराया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लहराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल मतलब कल्चर वहाँ रहा है। ये भी नहीं है कि हर वक्त दोनों समुदायों के रिश्ते बिगड़े हैं, लेकिन वक्त के चलते चलते जैसे इंसर्जेंसीज वहाँ बढ़ी हैं,
लगातार भारत सरकार की यही कोशिश रही है कि लड़ाई को किसी तरह बंद करके अलग अलग समुदाय में के जो पावरफुल लोग हैं, बाहुबली हैं वहाँ के, उनको कुछ ठेकों में पैसे दिए जाए या किसी और रूप में करप्ट किया जाए, किसी तरह सिस्टम में लाया जाए। और ये चलते चलते एक हालत बन गई है जहाँ दोनों समुदाय में या हर एक वहाँ के समुदाय में कहना चाहिए कट्टरपंथी आगे अपना दबाव बना पाए हैं जी। और शायद असली मुद्दा वही है। ये बात नहीं है कि मेते के हक नहीं दिए गए या कुकी के हक नहीं दिए गए या नागा के हक नहीं दिए गए। अफसोस की ये बात है कि एक स्थिति बन गई है कि वहाँ हर कम्युनिटी अपने आप को विक्टिम समझती है। आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है ऐसे हालत में, और अब देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। जी चलिए, अगला सवाल जो है वो आदित्य का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर है, हमें वो हर एपिसोड के लिए अपने सवाल भेजते हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर भारत सरकार ने समय पर सेंसस, खास करके कास्ट सेंसस की होती, तो एक समुदाय के अधिकार के संबंध में मणिपुर में अभी जो समस्या हम देख रहे हैं उसे अच्छी तरह से संबोधित किया जा गया होता अगर सरकार के पास इसके साथ प्रॉपर डेटा होता? आदित्य जी, पहले तो मैं आपको अगेन शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारे शो पे हर बार शामिल होने के लिए और ये बहुत अच्छे सवाल पूछने के लिए। मेरे ख्याल से इस पे आपको अलग अलग राय लोगों की मिलेंगी, लेकिन कास्ट सेंसस से मणिपुर पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। प्रॉब्लम मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ये नहीं है कि कोई कम्युनिटी समझती है कि उसके नंबर्स में उसको मतलब कोई खेल किया जा रहा है या नंबर्स उनके मतलब मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। असली ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जो एक दूसरे को शक के नज़र से देखती हैं। ये याद रखना चाहिए कि अब जो मैतेई और कुकियों के क्लैश चल रहे हैं, 1992-93 में सैकड़ों लोग मारे गए थे नागा और कुकी क्लैशेस में। उसके पहले भी एक लंबा इतिहास है अलग अलग कम्युनिटीज़ के कॉन्फ्लिक्ट का, और सिर्फ मणिपुर में नहीं बाकी स्टेट्स में भी। असली प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में ये रही है कि इंडियन स्टेट जो है, भारत सरकार जो है, अब की ये बात नहीं है लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है कि कभी सरकार की वहाँ का जोर नहीं रहा, मजबूती नहीं बनी। अंग्रेज़ जब राज करते थे उसी टाइम जो नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में सरकार बनी थी बहुत कच्ची थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये नहीं लगता था कि वहाँ से कोई रेवेन्यू निकाल पाएंगे, पैसे निकाल पाएंगे, और प्लेन्स में ही सरकार बनाई। और वो आज़ादी के बाद भी लगातार प्रथा रही है। सरकार मजबूत नहीं बन पाई। यहाँ तक मणिपुर में और नागालैंड के कई हिस्सों में हालत ये बताई जाती है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सरकारी ट्रेजरी से, सरकार की ट्रेजरी से मुलाजिमों की तनख्वाह का एक हिस्सा इंसर्जेंट ग्रुप्स को डायरेक्टली दे दिया जाता था, और अब भी ठेकों के रूप में और बाकी चीज़ों में दिया जाता है। और शायद जैसे कि अंग्रेज़ों को लगता था, हमारे सियासतदानों को भी लगा है कि खर्चा करने से बेहतर है कि रिश्वत दे दो। लेकिन अंत का नतीजा ये है कि ये माल के ऊपर, धन के ऊपर अलग अलग गुटों के झगड़े होने लग गए हैं, और भारत को इससे बहुत गहरा और नुकसान पहुंचा है। अगर नॉर्थ ईस्ट के एक हिस्से में अब ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए तो नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में आगे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सवाल प्रखर गुप्ता का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान भाजपा नेतृत्व जो है उसके द्वारा स्टेट्स और स्टेट यूनिट्स इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दों को संभालना हमें इंदिरा गांधी की आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने की याद दिलाता है? साथ ही क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश के लिए ब्रूट मेजॉरिटी सिंगल पार्टी रूल की तुलना में कोएलिशन सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे अच्छी? प्रखर जी, मैं पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। जैसे आपको पता है मैं नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस इन बातों पे काम करता हूँ। तो हमारे कॉलीग हैं DK सिंह, जिनके भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिक्स के बारे में बहुत एक्सपर्ट हैं। उनके प्रोग्राम देखेंगे इसी चैनल पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ इंटरेस्टिंग सी मिलेंगी। मैं भी जानकारी के लिए DK सिंह साहब के प्रोग्राम्स को ही देखता हूँ। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, ये हमें पता है कि ब्रूट फोर्स और मिलिट्री मीन से नॉर्थ ईस्ट में कुछ हासिल नहीं हुआ है। इंसर्जेंसी जो नागालैंड की है वो भारत की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी है, आज़ादी के वक्त से लगातार चले आ रही है।
और उसको दबाने की इतनी कोशिशें की गई हैं, फ़ौज बहुत वक्त वहाँ लड़ी, लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं हुई। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एज़ॉल जो मिज़ोरम में है उस पे भारत ने फाइटर जेट्स एक टाइम पे भेजे थे, क्योंकि एज़ॉल गिरने वाला था इंसर्जेंट्स पे, और शहर पे बमबारी की गई। जो भारत में बहुत किस्सा है कि अपने ही लोगों पे हमने एयर पावर इस्तेमाल किया, हमारी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया। और जहाँ तक मणिपुर की बात है, 1962 में जब ये प्रांत बनाया गया तो सी कैटेगरी स्टेट में आया था। सी कैटेगरी स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जिनकी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होती स्टेट लेवल पे। और ये उस वक्त आइडिया था कि नहीं, ये दूर दराज का हिस्सा है, यहाँ बहुत सारे अलग अलग तनाव हैं, बॉर्डर इलाका है, तो दिल्ली से शासन चले तो मजबूती से चलेगा, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन रिज़ल्ट उसका कम्प्लीटली उल्टा ही निकला, क्योंकि डेमोक्रेसी ख़त्म करने से सारे ही समुदाय जो मणिपुर में थे वो दिल्ली से नाराज़ हो गए और वहाँ भी आग लग गई। अब ये 90s से लगातार सरकारों ने कोशिश की है कि जनतांत्रिकता किसी तरह दोबारा नॉर्थ ईस्ट में सामने लाई जाए। जैसे कि आप जानते हैं, नागालैंड में एक लंबा पीस प्रोसेस रहा। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि NSCN के साथ एक शांति का पूरा प्लान बना है। अनफॉर्चुनेटली अब वो फिर जाके फंस गया है। लेकिन प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेसी क्योंकि इतने सालों से दबी रही है, क्योंकि समुदाय एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक तरह से खिल नहीं पाई जैसे बाकी देश में खिली, और अपने जड़ नहीं उगा पाई, मजबूत नहीं बन पाई। तो अब हालत को संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनतांत्रिकता के साथ कुछ विनर्स ज़्यादा होते हैं, कुछ लूज़र ज़्यादा होते हैं। कुछ समुदाय को लगता है कि वो ये जनतांत्रिक खेल में हार गए हैं, कुछ को लगता है कि वो आगे सामने को ज़्यादा फ़ायदा ले गया है दूसरा। तो मेरे ख्याल से भारत के लिए ठीक यही रहेगा कि हम समझ लें कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ नेगोशिएट करना है, बातचीत जारी रखनी है, और कोई जादू की छड़ी नहीं है जिनसे ये पुराने ऐतिहासिक मसले बहुत जल्दी ख़त्म किए जा सकते हैं। अब मणिपुर में एक प्रॉब्लम है, ये जो मेरे ख्याल से लोग समझते नहीं है, कि दोनों कुकी और मेते के MLA जो हैं, दोनों भाजपा को सपोर्ट करते हैं। दोनों भाजपा में केंद्रीय स्तर पे एक ही पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी एक पार्टी में होते हुए एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। यहाँ तक मणिपुर में हालत बिगड़ी कि जब अमित शाह जी कुकी इलाके में गए थे, ज़िला चूराचांदपुर गए थे, तो चीफ मिनिस्टर उनके साथ जो मेते हैं नहीं गए। और जब वापस इम्फाल पहुँचे और एक रिव्यू मीटिंग हुई, तो जो पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे कुछ दिन पहले तक, पी डुंगेल साहब, जो कुकी है, वो उस रिव्यू मीटिंग में आए नहीं। अब बुलाए नहीं गए या आए नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन इससे दिखता है कि एक ही स्टेट में कितना विवाद है, कितना कड़वापन है जी। अब क्लियरली जब एक ही पार्टी में होते हुए, एक ही सरकार को समर्थन करते हुए दो समुदाय का ये हाल हो गया है, तो दबाव और डंडा चलाने से ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला जी। मेरे ख्याल से केंद्रीय नेताओं को लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी कि दोनों कम्युनिटीज़ में बातचीत एनकरेज करें और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन बनाएं। ये ना समझें कि किसी को रिश्वत खिलाने से और किसी के बच्चों को अकोमोडेट करने से काम चल जाएगा। जी, आज का आखिरी सवाल लूँगी। हमारे एक मेंबर का सवाल आ रहा है, संकल्प, जो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि राज्य के बंटवारे से मामला सुलझ जाएगा? वो बोल रहे हैं आखिरकार तेलंगाना को AP से अलग इस आधार पर किया गया था कि तेलंगाना के लोगों को राज्य के सामूहिक संसाधनों या कलेक्टिव रिसोर्सेज से अलग किया जाए। वास्तव में जब एक पक्ष अग्रीव्ड महसूस करता है तो आपके सामने बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति उत्पन्न होती है। ये अगेन मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि हमारे ऑडियंस में कितने अच्छे सवाल पूछे जाते हैं जिनके कोई सिंपल आंसर नहीं है। एक इसका ये जवाब हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में आखिर देखिए एक ही स्टेट होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, असम में अलग अलग
समुदाय ने अलग अलग असम के अलग अलग हिस्सों ने अपने अपने ऑटोनॉमी मांगी, अपने अपने स्टेट्स मांगे। वो स्टेट्स बन गए लेकिन मसले ख़त्म नहीं हुए, मसले लगातार रहे। और कुछ मतलब लोग हैं वो सिनिकली कहते हैं कि एक करप्ट और इनएफिशिएंट स्टेट होता था, अब 7 करप्ट और इनएफिशिएंट स्टेट हो गए। एक ये राय है। दूसरी एक ये राय हो सकती है कि अलग अलग स्टेट्स बनाने से, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री बनाने से ये प्रॉब्लम हर जगह हल नहीं होती। असम तेलंगाना का एक किस्सा तो है जहाँ 2 स्टेट बन गए हैं, लेकिन कई और रीजन्स हैं जहाँ एक स्टेट के अंदर 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कड़वापन रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक योर एब्सोल्युटली राइट किस्सा है जहाँ बंटवारे से या अलग होने से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुए। लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम साउथ एशिया में हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। क्योंकि मतलब जो जड़ था उस प्रॉब्लम का वो आज भी एक तरह से ज़ख्म है इस पूरे रीजन में। मेरी अपनी जो राय है, और मेरे ख्याल से मणिपुर में कुछ कई बुद्धिजीवी भी ये कहते हैं कि एक नक्शे पे लकीर बनाने से जो कम्युनिटीज़ का कड़वापन है और अलगपन है वो आखिर ख़त्म नहीं होता। अभी इन दंगों में हज़ारों लोग इम्फाल से, जो इम्फाल के कुकी नागरिक थे वो भागे हैं। चूरा चांदपुर और कुछ और कुकी इलाकों में जो मैती रहते हैं वो वहाँ से भागे हैं। लोग रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से रह रहे हैं। अब उनको एक मतलब नक्शे पे नया स्टेट बना के दे दो और कहो कि एक दूसरे के इलाकों में नहीं जाओगे आप, तो उससे बिटरनेस तो ख़त्म नहीं होगा, आगे फाइटिंग तो ख़त्म नहीं होगी। और ये कई लोगों का वहाँ कहना है कि कुछ तरीका ढूंढना है जिससे स्टेट का छेड़ाछाड़ी करे बिना कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी अगर लोगों की ज़िंदगी में लाई जाए, लोगों को लगे कि हमारे अपने शासन में, हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने सिस्टम में कुछ अपने हक हैं, तो उससे ज़्यादा आगे कॉन्फिडेंस बनेगी। लोग ये सोचना छोड़ेंगे कि हम आदिवासी हैं, कुकी हैं, मैते हैं, नागा हैं, और ये सोचने लगेंगे कि हम नागरिक हैं इस जगह के जिनकी आवाज़ है और जिनके हक हैं। तो इसको मतलब मैंने कई आर्टिकलों में भी लिखा है कि असली चैलेंज है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। लेकिन अफसोस की बात है, जैसे कि आप जानते हैं, आप हम सब अपूर्वा, मैं भारत के नागरिक हैं, और जिस शहर में रहते हैं दिल्ली में, उसके ही कई इलाके हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में कई सारी कमियां रही हैं। तो दूर दराज के इलाकों में नेचुरली इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम इन दंगों के बाद शासकों में, दिल्ली में और स्टेट में सबक आएगी कि अगर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ना करे, डेमोक्रेसी की इज़्ज़त और कदर ना करें, तो उसके नतीजे क्या होंगे। लेट अस होप कि अच्छा कुछ इससे हम सीख पाएंगे। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। एक बार फिर आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमें अपने सवाल भेजते हैं इस शो के लिए। आप हमें इसी तरह से अपने सवाल भेजते रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।